अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुताल्ला सीरीज नीट इम्तिहान की तैयारी में। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद और मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ तौरीस की सालमाती बुनियाद यानी बायो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर की तैयारी में। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। और हम जो पूरा स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर वो कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की तरफ से क्वेश्चन इस स्टेट लेवल के सिलेबस को लेकर आया है। देखिए, स्टेट लेवल के जो सिलेबस है और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें सिमिलैरिटीज है बहुत ज़्यादा, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। शर्त इतना है कि आपको थोड़ा सा बैठकर सॉर्टिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठकर उनको अलग अलग करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। मतलब मैंने देखा कि स्टेट के सिलेबस में भी तकरीबन एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। बस इतना है कि एक चैप्टर में कोई पॉइंट है, दूसरे चैप्टर में कोई और पॉइंट है। तो एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं उनको आप आपके सिलेबस की बुक में टिक मार्क कर लीजिए, ताकि ये हो कि जब आप स्टेट का सिलेबस पढ़े साइमल्टेनियसली आपकी एनसीईआरटी का भी स्टडी हो जाए। तो बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इसका आंसर दिया हूँ। तो इसको याद रखिए कि आपका एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत हद तक आपके स्टेट के सिलेबस से मैच करता है। ठीक है। नाउ बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कल कहा था कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये ट्राई करने की कोशिश की गई कि डीएनए या प्रोटीन या आरएनए इनमें से कौन जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, कौन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। तो कल हमने इस पे देखा था। और इस स्टडी में हमने देखा कि कल पहला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि जो ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो स्टडी की, तो उस स्टडी के अंदर उन्होंने कौन सा, उन्होंने लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कौन सा बैक्टीरिया लिया था उन्होंने? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। तो इसको याद रखिए कि उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था और उन्होंने जो प्रिंसिपल शो किया उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने जो प्रिंसिपल प्रपोज किया उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो उसूल उन्होंने दिया वो क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो हमने देखा था कि कल उनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में ये था कि जो आर स्ट्रेन है, जो गैर मोहल्लिक स्ट्रेन है, जो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है, वो पैथोजेनिक बन जाती है, वो मोहल्लिक बन जाती है। क्यों बन जाती है? जब हम उसको एस स्ट्रेन के मिक्सचर के साथ मिक्स करते हैं या एस स्ट्रेन के साथ उसको मिक्स करते हैं। तो कल हमने ये देखा था और इस बेसिस पे उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ मटेरियल है जो एस डेड बैक्टीरिया से कहां पर आया? आर लाइव बैक्टीरिया के पास। और आर लाइव बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया फिर? एस बैक्टीरिया में या एस स्ट्रेन में। और उसकी वजह से उस चूहे को निमोनिया हो गया और उस चूहे की क्या हो गई? डेथ। लेकिन उसके बाद भी उनके पास कोई कंक्लूजन नहीं था कि कौन सा फैक्टर है ना, कौन सा फैक्टर है या कौन सा जूस है, कौन सा कंपोनेंट है जो एस से आर में शिफ्ट हुआ, जो एस से आर में चला गया, जो एस से आर के पास गया। तो अब इस बात को प्रूव करना था, इस बात को साबित करना था। तो कई सारे वहां पर एक्सपेरिमेंट हुए। उन एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहा जाता है एवरी मैक्लॉइड मैककार्टी। क्या कहा जाता है उस एक्सपेरिमेंट को? एवरी मैक्लॉइड और मैककार्टी का तजुर्बा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपको 11th में 12th में नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको आगे भी जाके इन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना होता है। इसलिए इन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझिए। मैंने कल भी कहा था कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट को कैसा सोचा जाता है, वो इन 3 एक्सपेरिमेंट के जरिए आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आप लोगों में ये एबिलिटी है कि आप एक अच्छे साइंटिस्ट बने, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस एक्सपेरिमेंट से वो चीज़ें सीख लेंगे कि एक अच्छे साइंटिस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, किस अंदाज में सोचना ज़रूरी है ना। हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की उन्होंने क्या किया? बायोकेमिकल खसूसियात की मालूमात हासिल की। बायोकेमिकल खसूसियात। अब ये बायोकेमिकल खसूसियात क्या होती है मैं सिंपल समझाता हूँ। जैसा हमारे पास आपके पास अगर घर में ऑयल है, तो
तो आप क्या करते हैं, उस ऑयल को हाथ पे रख के ऐसा देखते हैं कि कितना स्टिकी है, कितना स्टिकी है। तो ये सिंपल मेथड है जिसको आप बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, वहां आप जो शॉप पे खड़े हैं वहां पर खड़े रह के आपने क्या किए, सिंपल तरीके से उस ऑयल की केमिकल क्वालिटी कैसी है ये चेक किए। या आपने कोई मेडिसिन लिए, उस मेडिसिन के कंपोनेंट को देखे कि अच्छा इसमें ये कंपोनेंट है। तो ये क्या है, बायोकेमिकल एनालिसिस। ये बायोकेमिकल खुसूसियात को समझना है। बायोकेमिकल खुसूसियात से मालूम होता है कि उस चीज का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिकल खुसूसियात में फॉर एग्जाम्पल अतर है, हम परफ्यूम यूज करते हैं तो उसकी खुसूसियत आप देखते हैं कि आप उसको स्मेल करके देखते हैं, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने भी कौन सी वाली खुसूसियात इसकी काम कर रही है, तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने बायोकेमिकल एनालिसिस किया, और बायोकेमिकल एनालिसिस करके ये बात साबित किया कि कौन सा मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मटेरियल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले एवरी मैक्लॉइड मैककार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे। और इन तीनों साइंटिस्ट का ख्याल ये था, मतलब उनका सोचना ये था पहले कि जीनी मादा यानी इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, या इंफॉर्मेशन को आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में ले जाने का काम कौन करता है, प्रोटीन। कौन करता होगा, प्रोटीन। तो ये उनका कंसेप्ट था कि उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो काम हो रहा है ये प्रोटीन का हो रहा है। लेकिन उन्होंने जब ग्रिफिथ के तजुर्बे की स्टडी किए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल, किसमें कौन कौन से केमिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको मालूम करेंगे। और उन्होंने उसका क्या लिया, डिसीजन लिया, उन्होंने उसका तहिया किया। जब उन्होंने इसका तहिया किया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसा डिजाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसा डिजाइन किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मालूम करने के लिए कि उस बैक्टीरिया में ऐसी क्या चीज थी जिसने आर बैक्टीरिया को किस में तब्दील कर दिया, जिसने जिंदा खलियों के एस खलियों में तब्दील कर दिया, जिसने आर जिंदा आर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एस में। और बायोकेमिकल कौन कौन से है, तो प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए। ये मालूम था उनको कि बायोकेमिकल कौन कौन से है, एक प्रोटीन है, एक डीएनए है और एक आरएनए है। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों को अलग किया। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या कर दिया, किल कर दिया। और किल करके इसके अंदर से उन्होंने प्रोटीन अलग किया, उन्होंने इसमें से आरएनए अलग किया, और उन्होंने इसमें से क्या अलग कर दिया, डीएनए। तो बेसिकली उन्होंने स्टार्ट कहां से किया, उन्होंने स्टार्ट किया उस बैक्टीरिया से जिस बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन। जिस बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एस स्ट्रेन से क्या चीज जो आर स्ट्रेन में शिफ्ट हुई, ये मालूम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन के अंदर प्रोटीन को अलग किया, आरएनए को अलग किया और डीएनए को अलग किया। और ये मालूम किया कि एस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने का जिम्मेदार दरअसल डीएनए है। तो इस एक्सपेरिमेंट, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने परफॉर्म किया तो आखिर में वो इस बात पे पहुंच गए कि डीएनए दरअसल रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ना बच्चों, अब हमें ना एक्सपेरिमेंट को वन बाय वन उनके जो स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए थे उसको हम समझने वाले। सिर्फ यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ, ग्रिफिथ ने सिर्फ इतनी बात बोला कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ कि एक आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गई एस स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए कोई फैक्टर है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई जूस है, वो कहां से आया, वो आया डेड एस स्ट्रेन से। कहां से आया, डेड एस स्ट्रेन से। लेकिन वो कौन है ये उसको नहीं मालूम था, और इसको मालूम करने का काम किसने स्टार्ट किया, एवरी मैक्लॉइड मैककार्टी ने। ठीक है, यहां तक ना बच्चों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनके मैंने अभी बात किया, एवरी मैक्लॉइड मैककार्टी। ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर सेपरेशन किया। किसका सेपरेशन किया, जैसे मैंने कहा कि एस स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन लिया और उसको क्या किया उन्होंने, केमिकल के जरिए खुली आंच से तपाकर उन्होंने उसको क्या करे, मार दिया। और मरे हुए खलियों से उन्होंने क्या किए, अज्जा को अलग किए। तो पहले उन्होंने जो एस स्ट्रेन थे इसको हीट दिया, दर्जे हरारत दिया और उसको किल कर दिया। किल करके उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया के अंदर से शुगर को अलग किया,
उस बैक्टीरिया में से प्रोटीन को अलग किया, उस बैक्टीरिया में से आरएनए को अलग किया और उस बैक्टीरिया में से किसको अलग किया, डीएनए, और वन बाय वन इनके उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। नाउ उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मालूम किया कि जो प्रोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ये बात मालूम किया कि प्रोटीन है, आरएनए है, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद थे। उनका नाम है प्रोटीनेस। उनका नाम क्या है, प्रोटीनेस। इसका मतलब प्रोटीन तो बाकी नहीं रहा। दूसरा उन्होंने कहा आरएनए, आरएनए को डिग्रेड करने वाले उनके पास कौन से एंजाइम थे, आरएनएस। इसी तरह से डीएनए को डिग्रेड करने वाला भी वहां पर एंजाइम मौजूद था जिसका नाम था डीएनएस। तो उनको ये बात मालूम पड़ी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटीन को खत्म करने वाला एक एंजाइम है, उसका नाम है प्रोटीनेस। आरएनए को किल करने वाला एंजाइम है, उसका नाम है आरएनएस। डीएनए को किल करने वाला है डीएनएस। तो ये बात भी उनको समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मालूम किया कि प्रोटीन को हजम करने वाले खामरे प्रोटीनेज होते हैं, आरएनए को हजम करने वाले खामरे क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई रोल है या नहीं है, ये मालूम करने का तो उन्होंने मालूम किया कि ट्रांसफॉर्मेशन पर इनका कोई असर नहीं है, ना प्रोटीनेस का कोई असर है, ना आरएनएस का असर है। लिहाजा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन या आरएनए की वजह से नहीं होता है। किसकी वजह से नहीं होता है, आरएनए की वजह से नहीं होता है। फिर दूसरा, डीएनएस के साथ उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल किया। डीएनएस लिया प्लस डीएनए लिया, उन्होंने किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर नहीं हुआ, वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये जो कंक्लूजन था कि यार यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा उनके पास प्रॉब्लम था, एक बड़ा क्वेश्चन बन के उनके सामने आया। तो अब ये जो क्वेश्चन उनके सामने आया, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, मैं इसको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने लिया शुगर कोट। उन्होंने क्या लिया, शुगर कोट। और शुगर कोट खामरों के साथ उन्होंने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके उन्होंने क्या किए, इस शुगर को किसमें मिक्स कर दिया, बगैर शुगर कोट के एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिला लिया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एस स्ट्रेन के ऊपर जो शुगर कोट थी, एस स्ट्रेन के ऊपर जो शुगर कोट थी, उस शुगर कोट को ब्रेक डाउन कर दिया। फिर उस एस स्ट्रेन को किसके साथ मिक्स किया, आर स्ट्रेन के साथ। मतलब अभी इसके पास क्या नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, शुगर कोट नहीं है। इसके पास क्या है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, ठीक है। सिर्फ 3 कंपोनेंट है। इस 3 कंपोनेंट के साथ उस एस स्ट्रेन को उन्होंने किसके साथ मिक्स कर दिए, आर स्ट्रेन के साथ। नाउ ये जब उन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि आर स्ट्रेन यहाँ पर चेंज हो गई एस स्ट्रेन में। यानी यहाँ पर वो आर स्ट्रेन जो नॉन पैथोजेनिक थी वो क्या बन गई, पैथोजेनिक। इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर तब्दीली हो रही है, तो ये तब्दीली के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, शुगर कोट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो शुगर कोट ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर शुगर कोट नहीं रहती तो ट्रांसफॉर्मिंग का प्रिंसिपल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग का प्रिंसिपल हुआ, इसका मतलब शुगर कोट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो पहले एक्सपेरिमेंट से उनको समझ में आया कि शुगर कोट का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कोई रोल नहीं है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था ना। बच्चों उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने लिया प्रोटीन। अब उन्होंने क्या लिया, प्रोटीन। और प्रोटीन को उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटीनेज एंजाइम के थ्रू डिग्रेड कर दिया। उन्होंने क्या किया, प्रोटीन, इस प्रोटीन को उन्होंने किसके थ्रू, प्रोटीनेज एंजाइम के थ्रू क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, टुकड़े कर दिया। अब प्रोटीन को अगर उन्होंने एस बैक्टीरिया के पास से टुकड़े कर दिया तो इस वाले कल्चर के अंदर प्रोटीन है क्या, नहीं है। तो बगैर प्रोटीन के, मतलब बगैर प्रोटीन के एस स्ट्रेन को उन्होंने किसके साथ मिक्स कर दिए, आर स्ट्रेन के साथ। बगैर प्रोटीन के एस स्ट्रेन को उन्होंने किसके साथ मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन के साथ। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये किया कि आर स्ट्रेन फिर चेंज हो गई एस स्ट्रेन में।
आर स्ट्रेन फिर चेंज हो गई एस स्ट्रेन में, और फिर वापस से वो क्या बन गई, पैथोजेनिक। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन ये ट्रांसफॉर्मिंग उसूल में कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर प्रोटीन का भी कोई रोल नहीं है, प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर उनको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, इन दोनों का भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में कोई लेना देना नहीं है। तो दो एक्सपेरिमेंट से उनको समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवा सकता, प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवा सकता। फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया आरएनए और उस आरएनए को किसके जरिए, आरएनए के जरिए ब्रेक डाउन कर दिया। यानी उन्होंने एस स्ट्रेन के अंदर जितने भी आरएनए थे उन आरएनए को लिया और उन आरएनए को ब्रेक डाउन कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनको खत्म कर दिया। अब उस कल्चर के अंदर आरएनए नहीं है ना। अब उन्होंने क्या किया, बगैर आरएनए के बगैर आरएनए की एस स्ट्रेन को किसके साथ मिक्स किया, आर स्ट्रेन। बगैर आरएनए की एस स्ट्रेन को उन्होंने किसके साथ मिक्स किया, आर स्ट्रेन के साथ। और अब क्या हुआ, अगेन यहाँ पर उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन किया, जब उन्होंने देखा, तो अगेन यहाँ पर क्या देखने को मिली, तब्दीली। यहाँ पर अगेन उनको चेंज देखने को मिला। क्या चेंज देखने को मिला, आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में, और वापस से वो आर स्ट्रेन जो नॉन पैथोजेनिक थी क्या बन गई, पैथोजेनिक, गैर मोहलिक से मोहलिक बन गई। इसका मतलब उनको ये समझ में आया कि आरएनए की वजह से यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, यानी आरएनए ये ट्रांसफॉर्मिंग उसूल का जिम्मेदार नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आरएनए का भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर उनको ये समझ में आया कि आरएनए का भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से लेना देना नहीं है। तो पहले उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा उन्होंने प्रोटीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तीसरा उन्होंने डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। नौ बच्चों, चौथा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, डीएनए, अगेन डीएनए लिया और उस डीएनए इंजाइम के थ्रू इस डीएनए का क्या कर दिया उन्होंने, टुकड़े कर दिए। डीएनए के क्या कर दिए उन्होंने, टुकड़े कर दिए। अब जब डीएनए के उन्होंने टुकड़े कर दिए तो बगैर डीएनए के एस स्ट्रेन को उन्होंने किसके साथ मिक्स किया, आर स्ट्रेन के साथ। बगैर डीएनए के एस स्ट्रेन को उन्होंने किसके साथ मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन के साथ। और जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो अगेन यहाँ पर उनको क्या देखने को मिला कि आर स्ट्रेन के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं हुई, यानी आर स्ट्रेन किस में चेंज नहीं हुई, एस स्ट्रेन में। इसका मतलब वहां नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया अभी भी उनको देखने को मिल रहा है, यानी आर स्ट्रेन अभी भी बाकी है, आर स्ट्रेन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इंफॉर्मेशन को एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ले जाने का काम कौन कर रहा था, डीएनए। यानी डीएनए ये ट्रांसफॉर्मिंग उसूल का क्या था, जिम्मेदार था। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उनको समझ में आया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए ही ट्रांसफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए ही आर स्ट्रेन के अंदर तब्दीली लाने के लिए जिम्मेदार है। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि उन्होंने एक लॉजिक लगाया और उस लॉजिक के बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने कहा कि इस एस स्ट्रेन के अंदर कितनी चीजें हो सकती है, तो 4 चीजें, कार्बोहाइड्रेट है जो कोड बना रही है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है। तो इन चारों में से कोई ना कोई मॉलिक्यूल है जो उस इंफॉर्मेशन के लिए ले जाने का जिम्मेदार है। यानी आप ऐसा समझिए कि आप कोई राज की बात कर रहे हैं और उस राज की बात के अंदर अगर आपके साथ 4 लोग हैं, तो अगर आपको मालूम पड़ा कि आपका राज खुल गया तो आपका शक किस पे जाएगा, इन चारों में से। अब आपको मालूम करना है कि चारों में से किसने काम किया, तो आप क्या करेंगे, आप वन बाय इनको पूछेंगे, या फिर आप एक लॉजिक लगाएंगे कि यार ये बात को लीक करने वाला कौन है। तो आप उससे अलग अलग जाके पूछेंगे कि भाई आपने बोला क्या, आपने बोला क्या, आपने बोला क्या, आपने बोला क्या। जैसे ही कोई पर्सन है जो आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला के बात कर रहा है, जो डर डर के बात कर रहा है, जो हेजिटेट, इसका मतलब उसी ने वो बात कही है ना। तो इस तरह से कि लॉजिक लगा के उन्होंने क्या कर दिया, चारों को सेपरेट कर दिया और चारों कंपोनेंट को सेपरेट कर करके एक एक को उन्होंने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिया और चेक किया कि काम हो रहा है क्या। तो पहले उन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिया और चेक किया तो मालूम पड़ा कि नहीं यार ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, इसका मतलब इसके नहीं रहने से कोई प्रॉब्लम
नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने ट्राई किया, फिर मालूम पड़ा कि अरे यार ये रहकर भी कोई काम नहीं कर रहा है। तीसरा कि चौथा, तीसरा देखा, तीसरा भी आरएनए है, आरएनए नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर भी तब्दीली हो रही है। और लास्ट में उन्होंने देखा कि डीएनए को अगर हमने निकाल दिया, डीएनए को अगर हमने वहां से निकाल दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल नहीं हुआ। तो अब तक के 3 एक्सपेरिमेंट में कौन था? डीएनए था। यानी कार्बोहाइड्रेट तो आपने निकाल दिया तब भी डीएनए था, प्रोटीन आपने निकाल दिया तब भी डीएनए था, आरएनए आपने निकाल दिया तब भी वहां पर डीएनए था। अब आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया? डीएनए ही निकाल दिए, बाकी के तीनों कंपोनेंट वहां पर मौजूद है। तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन बार बार क्यों हो रहा था? वहां इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पर तीनों भी एक्सपेरिमेंट में डीएनए था। चौथे एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर डीएनए नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम कौन कर रहा था? ये काम डीएनए ही परफॉर्म कर रहा था। ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब उन्होंने ये बात एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दी, एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने इस बात को साबित कर दिया, तब भी कई सारे लोग थे जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। जैसा हमारे पास अक्सर होता है कि तर्क पे तर्क देना पड़ता है, यानी सबूत पे सबूत देना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट देना पड़ता है। हम किसी बात को मनवाना चाहते हैं तो लोग बहुत जल्दी नहीं मानते, उनको एक से ज्यादा रेफरेंस की जरूरत होती है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको अभी भी बहुत सारे बातों के या बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनका कहना अभी भी ये था कि नहीं, प्रोटीन ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट इन तीनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंटल ये प्रूव कर दिया कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए। नाउ अभी भी ये क्वेश्चन बाकी रहा, और इस क्वेश्चन को हल करने का काम आगे और 2 साइंटिस्ट हैं, हर्शे एंड मार्था चेस। इन दोनों ने वो एक्सपेरिमेंट किए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। नाउ बच्चों, एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया हुआ है बुक के अंदर, वो ये है कि क्या आप डीएनएस और डीएनएस में कोई फर्क सोच सकते हैं कि ये डीएनए के आगे आपने एस लगाया, ये डीएनए के आगे आपने ईएससी लगाया, तो इन दोनों में कोई फर्क है क्या? तो डीएनए और डीएनएस, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? हाँ, इन दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि ये है न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? ये है प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये प्रोटीन में भी कौन है? ये एंजाइम है। प्रोटीन में भी ये कौन है? एंजाइम है। ये डीएनएस, डीएनएस, ये डीएनएस, ये जेनेटिक मटेरियल है। ये कौन है? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है, या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये डीएनए से, इसका काम क्या है? इसका काम है ब्रेक डाउन। इसका काम क्या है? ब्रेक डाउन। यानी ये हमेशा हथौड़ा लेकर खड़ा रहता है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ काटने का जिम्मेदार है। तो ये ब्रेक डाउन करता है। किसका ब्रेक डाउन करता है? ये डीएनए के अंदर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, डीएनए के अंदर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है। किसका? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड अलग हो गया तो डीएनए खत्म। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, अक्सर अक्सर बच्चे ग्रेजुएशन तक आ जाते हैं लेकिन उनको डीएनए और डीएनएस और डीएनएस इनमें फर्क नहीं समझ में आता। एक तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दूसरा जब वो देखते हैं कि अरे यार इसमें तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनकी आंखें कमजोर नहीं रहती, लेकिन उनकी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर ASE है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना बच्चों, एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनसीईआरटी जब भी इस तरह के कहीं का चैप्टर्स के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन रखती है तो उसके जवाब हमने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जवाब देने से हमारा नॉलेज बूस्ट होता है, प्लस हम ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी इससे क्वेश्चन बनाएगी या नहीं बनाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिए। फिर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको पूछना है, कोई चीज़ आपको समझना है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर में और मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।